हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 9th के क्लाइमेट चैप्टर से सेकेंड टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग डील करेंगे फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। ठीक है ना। देखिए, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्लाइमेट क्या होते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि क्लाइमेट किसी भी रीजन के लॉन्ग पीरियड में एक जैसा वेदर होता है, उसको क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है ना। हम लोगों ने वेदर वर्ड समझा था कि वेदर का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने क्या समझा था कि वेदर मतलब होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस। ओके। और इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, वहाँ का टेम्परेचर देखते हैं, वहाँ का रेनफॉल देखते हैं, वहाँ का प्रेशर कंडीशन देखते हैं हम लोग। ठीक है। वेदर, हमें पता है कि वेदर जो है वो वेदर क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है। जब एक जैसा वेदर अगर कुछ मंथ्स के लिए होते हैं, ठीक है, सिमिलर वेदर। देखिए, वेदर में फ्रीक्वेंटली चेंजेज होते रहते हैं, बट मोर और लेस ऑन एन एवरेज जब एक जैसा वेदर कुछ मंथ्स के लिए रहते हैं, फ्यू मंथ्स के लिए होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, सीजन बोलते हैं। ठीक है ना। और जब एक जैसा वेदर या एक जैसा सीजन काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहे, लॉन्गर पीरियड के लिए रहे, ये लॉन्गर पीरियड आप कह सकते हैं 30 ईयर्स और एबव, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। So we can define climate as a sum total of weather condition of a place over a long period। एक जैसा वेदर किसी रीजन में, किसी बड़े रीजन में जब एक जैसा वेदर काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है ना। हम लोगों ने ये पिछले वीडियो में किया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे हम क्लाइमेटिक वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। क्लाइमेटिक वेरिएशन कहने का मतलब क्या, देखिए, हमारा जो इंडिया का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्या देखा है कि इंडिया के फिजिकल फीचर में इंडिया में माउंटेनस रीजन भी है, इंडिया में प्लेन्स भी है, ठीक है, कोस्टल रीजन भी है, डेजर्ट्स भी है। तो इनके जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके कारण, देखिए, जो फिजिकल फीचर्स में जो वेरिएशन है, जो डिफरेंसेज हैं, उनके कारण क्या देखते हैं हम लोग कि क्लाइमेट में भी आपको डिफरेंस दिखाई देता है। इंडिया का क्लाइमेट में भी, इंडियन क्लाइमेट में भी आप क्या देखते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं। लाइक डाइवर्सिटी इन कल्चरल, सोशल, रीजनल, लिंगुअल, वी ऑल्सो एक्सपीरियंस जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था द्रास के टेम्परेचर का और तिरुवनंतपुरम के टेम्परेचर का। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे था, केरला में था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जहाँ पे द्रास का टेम्परेचर जब -45 डिग्री होता है, केरला में टेम्परेचर 15 डिग्री होता है। ठीक है ना। वहीं हम लोगों ने क्या देखा कि जो डेजर्ट रीजन है, वहाँ पे डे और नाइट का टेम्परेचर, जिसको आपने क्या कहा है, ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं हम लोगों ने क्या देखा कि जो अंडमान निकोबार और केरला है, जो इक्वेटर के पास हैं, ठीक है ना, अंडमान निकोबार एंड केरला, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक रेंज में है, तो यहाँ पे आपको ये ड्यूरनल रेंज ऑलमोस्ट नहीं ही है। आप यहाँ पे हार्डली एक्सपीरियंस किया जाता है डे और नाइट के टेम्परेचर में डिफरेंसेस को। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, रेनफॉल पे देखा कि जहाँ पे मेघालय में 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। ठीक है। वहीं राजस्थान के जो डेजर्ट पार्ट है, वहाँ पे ये जो फिगर है वो 10 सेंटीमीटर एनुअल होता है। ठीक है ना। हम लोगों ने क्या देखा उसके अलावा कि जो इंडिया में जो मानसून का सीज़न है, जो रेनफॉल का रेन सीज़न है, मानसून सीज़न है, तो वो साउथ वेस्ट में कब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जून से लेके अगस्त वाले पीरियड में। ठीक है। वहीं हम लोग साउथ ईस्ट कोस्टल में देखते हैं, तो वहाँ पे मानसून आप एक्सपीरियंस करते हैं नवंबर दिसंबर में। तो हम लोगों ने ये जो क्लाइमेटिक वेरिएशन है, ये पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इन क्लाइमेटिक वेरिएशन के अलावे हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, और वो टॉपिक क्या था, वो टॉपिक था क्लाइमेटिक कंट्रोल और फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट में हम लोगों ने देखा किसी एरिया का लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, एयर प्रेशर,
ठीक है। उसके बाद नियरनेस टू सी, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। लोगों ने पिछले वीडियो में देखा क्लाइमेटिक कंट्रोल, कि किसी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने बखूबी समझा कि लैटिट्यूड हो, अल्टीट्यूड हो, प्रेशर कंडीशन हो, डिस्टेंस फ्रॉम सी, उसके बाद ओशेनिक करेंट्स और रिलीफ फीचर, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यही सारे फैक्टर्स, अगर हम बात करें इंडिया की, बात करें अमेरिका की या किसी भी कंट्री की, तो फैक्टर्स तो यही सारे होंगे वहाँ पे भी क्लाइमेट के। हम लोग जो ये टॉपिक करने वाले हैं, हम लोग अपने 9th क्लास में इंडियन जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम ना फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट के बाद हम लोग क्या डील करेंगे, फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट, कि इंडियन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंडियन क्लाइमेट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ पे हम लोग लैटिट्यूड देखेंगे, अल्टीट्यूड देखेंगे कि अल्टीट्यूड के कारण इंडिया का क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस होता है, और फिर हम लोग देखेंगे प्रेशर एंड विंड कंडीशन, ठीक है ना। तो इंडिया का जो प्रेशर एंड विंड्स है, हम लोग ये 3 चीज़ें देखेंगे। प्रेशर एंड विंड्स में हम लोग देखेंगे प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। देखिए यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ें देखते हुए चलेंगे, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। फिर हम लोग देखेंगे अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में जो एयर का मूवमेंट होता है, सर्कुलेशन होता है, मूवमेंट ऑफ एयर होता है, वो किस तरीके से इंडियन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे, देखिए प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, उसके बाद वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हम लोग इन 3 पॉइंट के मदद से इंडियन क्लाइमेट को समझेंगे। फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट में हम लोग बेसिकली ये 3 चीज़ देखेंगे, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स में हम लोग प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लैटिट्यूड के बारे में, कि इंडिया का जो लैटिट्यूडियल कंडीशन है वो किस तरीके से इंडियन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि इंडिया का जो लोकेशन है, लैटिट्यूडियल एक्सपेंशन इंडिया का क्या देखा है हम लोगों ने, कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट नॉर्थ। इंडिया का लैटिट्यूडियल एक्सटेंशन तो यही है ना। हम लोग ना इसको अप्रोक्स वैल्यू लेके चलते हैं कि इंडिया का अगर आप देखते हैं तो 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ है, ये लोकेशन है हमारे इंडिया का। देखिए इक्वेटर कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 0 डिग्री के आसपास। इंडिया जो हमारा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है ना। और इंडिया का एक्सटेंशन आप कहाँ से देख रहे हैं, 8 से लेके 37 तक, ठीक है ना। यहाँ तक हमारे इंडिया का लोकेशन हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट ऐसे लोकेटेड है, ठीक है ना। अब देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस कर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ वाले रीजन है, जो नीचे आ जाते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो रीजन है ये कहाँ आते हैं, इक्वेटर के पास में आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ का जो क्लाइमेट होगा, जो इक्वेटर के नज़दीक होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फीचर हम लोग समझते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, बारिश बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। वही हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में चलते हैं। आप पिक्चर देख के अच्छे से समझ सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर के एरियाज हैं वो क्या हो गए, आपके सब ट्रॉपिकल हो गए, ठीक है ना। सो सब ट्रॉपिकल हम लोग देख रहे हैं। तो सब ट्रॉपिकल में क्या होगा, इसके कंपेरिजन में थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाले रीजन का क्लाइमेट ट्रॉपिकल होगा, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाले रीजन का क्लाइमेट क्या होता है, सब ट्रॉपिकल होता है। और हमें पता है ना इंडिया से कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं। वेस्ट से हम लोगों ने देखा है ना, राजस्थान हो, गुजरात हो गए, राजस्थान हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, झारखंड हो गए, मिजोरम हो गए, त्रिपुरा हो गए। ये टोटल 8 स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है ना।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोगों को पता है कि गुजरात से होकर मिजोरम तक जाती है। ओके, उसके बाद देखिए जो रिमेनिंग एरिया है, जो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के रीजन्स है, वो सब तो सब ट्रॉपिकल में आ जाएंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया के क्लाइमेट में दोनों फीचर आपको दिखाई देते हैं। इंडियन क्लाइमेट में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट का फीचर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और लैटिट्यूड के हिसाब से इंडियन क्लाइमेट को हम लोग समझते हैं। लैटिट्यूड के बाद अगर हम बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की, तो एल्टीट्यूड में हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए हमारा जो माउंटेनियस रीजन है, जो नॉर्थ इंडिया के जो माउंटेन्स है, हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था ना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, द नॉर्दर्न और द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है ना। माउंटेन के रेंज पढ़े थे हम लोगों ने, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो हिमाद्री वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि हिमाद्री के जो पिक्स हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। पढ़ा है ना हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, इसको याद रखेंगे कि हमारे जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा लॉफ्टी है, काफ़ी ऊंचे माउंटेन्स है, ठीक है, जिनकी एवरेज हाइट कितनी है 6000 मीटर है। जबकि वही आप अगर कोस्टल रीजन्स की बात करते हैं तो उनकी हाइट कितनी है 30 मीटर्स है, तो वहाँ पे हाइट काफ़ी कम है। जो ये हिमालयन माउंटेन्स है ये ना एक बैरियर का काम करते हैं, जो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है, जो बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स है, उनके लिए ये क्या करते हैं, बैरियर का काम करते हैं। जिसका फ़ायदा क्या होता है कि इंडिया को ये दीज हाई माउंटेन्स प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है ना। ये जो ऊंचे माउंटेन्स होते हैं ये इंडिया को बहुत ज़्यादा ठंड से बचाते हैं। ओके, सो नॉर्दर्न माउंटेन्स प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर विंड एंड इंडिया एक्सपीरियंसेस माइल्ड विंटर। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड ये दो फैक्टर तो है ही। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रेशर और विंड्स इंडियन क्लाइमेट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए प्रेशर और विंड्स को हम लोग ना ऐसे समझते हुए चल, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड को तो समझ रहे हैं, अब हम लोग ना सरफेस विंड्स और प्रेशर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इंडिया के क्लाइमेट के प्रोस्पेक्ट से प्रेशर और सरफेस विंड्स का क्या रोल है, ठीक है ना। हम लोग ये देखते हुए सबसे पहले चलते हैं। देखिए हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया मेनली एग्जिस्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स वाले जोन में, ठीक है ना। सो इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जोन, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जोन है ये विंटर में ओरिजिनेट होते हैं। कौन से सीजन में ओरिजिनेट होते हैं, ये विंटर में। याद रखिएगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जोन है ये विंटर में ओरिजिनेट होते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट में। सब ट्रॉपिकल बेल्ट हम लोग समझ रहे हैं, सब ट्रॉपिकल बेल्ट कहने का मतलब क्या होगा, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले जोन में, ठीक है ना। सो इंडिया जो लाई करता है, इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स दैट ओरिजिनेट इन विंटर इन सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स। देखिए सब ट्रॉपिकल बेल्ट में है, ठीक है ना, तो वहाँ से विंड कहाँ पे जाएगा, लो प्रेशर की तरफ जाएगा। लो प्रेशर कहाँ पे होगा, हमें पता है लो प्रेशर ट्रॉपिकल जोन में होगा, जो इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ है, वहाँ पे होगा। इस चीज़ को अच्छे से हमें समझना है कि जो विंड का मूवमेंट होगा, जो प्रेशर का मूवमेंट होगा वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो HP टू LP जाएगा, ठीक है। जो ये विंड होते हैं ये क्या करेंगे, ये लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करेंगे। जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जोन है वहाँ से जो हवा ओरिजिनेट होगी, विंड ओरिजिनेट होगी, वो किधर चलेगी, लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। अब देखिए लो प्रेशर बेल्ट की तरफ यानी साउथ की तरफ ये आएंगे, ठीक है ना। साउथ की तरफ आएंगे तो क्या होगा, हमें पता है ना कि अर्थ का भी मूवमेंट हो रहा है और विंड भी मूव कर रही है। तो अर्थ के मूवमेंट के कारण क्या होगा, ये जो विंड का मूवमेंट है, विंड का जो डायरेक्शन है वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ विंड और द विंड डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स राइट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का मतलब क्या होता है, देखिए कोरियोलिस फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इमेज देख सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि अर्थ क्या हो रही है, मूव कर रही है। सो अर्थ भी मूव कर रही है और एयर भी ऊपर से नीचे आ रही है, मूव कर रही है, ठीक है ना। तो अर्थ के मूवमेंट के कारण क्या होता है, जो विंड का डायरेक्शन जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है या ये अर्थ घूम रहा है, ठीक है ना, अर्थ ऐसे घूम रही है, विंड ऊपर से नीचे आ रही है, विंड भी मूव कर रही है, अर्थ भी मूव कर रही है। तो हम क्या देखेंगे कि ये मार्कर जो है ऐसे गिरना चाहिए, ऐसे नहीं गिरेगा, बल्कि ये मार्कर इस तरीके से गिरेगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि ये ग्लोब है
अर्थ रोटेट कर रहा है, तो जब हम ऊपर से नीचे कोई चीज़ लाएंगे तो अर्थ के मूवमेंट के कारण वो सीधे नहीं आके अपने राइट की तरफ मूव करेगा। बात समझ में आ रही है ना, कि अर्थ के मूवमेंट के कारण, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ मूवमेंट होगा। आप ना कोरियोलिस फोर्स को समझ सकते हैं कि कोरियोलिस फोर्स को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोरियोलिस फोर्स इज एन अपेरेंट फोर्स दैट इज द रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशनल फोर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक विंड डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टूवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर। अर्थ के मूवमेंट के कारण जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अपने राइट की तरफ, ठीक है, देखिए ये आपका इक्वेटर है, सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, अर्थ मूव हो रहा है, ठीक है, ये विंड है। तो जब विंड अगर इधर आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी इससे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो विंड जो है नीचे की तरफ जब आएगा तो इस तरफ डाइवर्ट होगा, इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। टू द मोशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ द मूविंग ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसे नहीं आके इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और वही सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, यानी ये आपका इक्वेटर है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी मूव कर रहा है, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड ऊपर की तरफ आएगा तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मूव करेगा। बात समझ में आ रही है ना। यही जो फोर्स होता है इसी को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। वहीं हम लोग विंटर में क्या देखते हैं के टाइम में, जो नॉर्दर्न हिमालय वाले रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है, वहाँ पे हम क्या देखते हैं, विंटर के टाइम में देखिए क्या होता है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हाई प्रेशर का रीजन होता है, हाई प्रेशर जोन होता है, ठीक। हाई प्रेशर में कोल्ड और ड्राई विंड वहाँ पे ब्लो करेंगे, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न जोन में विंटर में ठंडी और ड्राई विंड आप एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। जो कहाँ से देखिए ये कोल्ड और ड्राई विंड है, नॉर्थ वेस्ट में हाई प्रेशर जोन बना हुआ है, हाई प्रेशर है, तो ये कहाँ मूव करेगा, हाई प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, हाई प्रेशर इन नॉर्थ वेस्टर्न जोन, हाई प्रेशर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम हेयर टू द लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट कहने का मतलब नीचे की तरफ, ठीक है ना। वहीं हम लोग क्या देखते हैं कि जो समर की बात करेंगे आप, तो समर में क्या देखते हैं कि इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या होगा, गर्मी में क्या होता है, लो प्रेशर होता है ना। जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ लो प्रेशर होगा, गर्मी कम हो तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम हो तो वहाँ पे हाई प्रेशर। समर में क्या होता है, लो प्रेशर, विंटर में क्या होगा, हाई प्रेशर। बात समझ में आ रही है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करेगी। विंटर में हम लोग क्या एक्सपीरियंस करेंगे, जब विंटर का सीजन होगा तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या होगा, हाई प्रेशर। जब समर का टाइम आएगा तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या होगा, लो प्रेशर, ठीक है। अब देखिए जो लो प्रेशर होगा, जब हवा हल्की होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी ना, समझते हुए चलिए। हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है तो वजन ज़्यादा है उसका, तो वो नीचे की तरफ बैठेगा, तो हाई प्रेशर है तो वो लो प्रेशर आएगा, ठीक। गर्मी है, नीचे जितना आप साउथ की तरफ जाएंगे, इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हवा क्या हो जाएगी, हवा क्या होगी, फैलेगी, हल्की होगी, तो जब वो फैलेगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि HP वाले LP की तरफ आ रहे हैं और LP वाले HP की तरफ जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, समर में क्या देखते हैं कि लो प्रेशर रीजन होता है, लो प्रेशर जोन होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जिसके कारण क्या होता है, कंप्लीट रिवर्सल देखते हैं हम लोग। HP वाला विंड नीचे आता है और जब समर आता है तो वही LP वाला विंड जो होता है, लो प्रेशर होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। तो हवा का हम क्या देख रहे हैं, रिवर्सल देख रहे हैं ना। HP से LP की तरफ आया और अब LP से HP की तरफ जा रहा है, तो एक रिवर्सल आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक चीज़ और देखते हुए चलना है, इसको अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं, पिक्चर में आप देख रहे हो कि भाई विंटर में कहाँ पे प्रेशर कंडीशन कैसा होता है, मूव किस तरफ हो रही है विंड, समर में किस तरफ विंड होगी। आप यहाँ पे पिक्चर में देखते हुए चलिए कि जो साउदर्न इंडियन ओशन का जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, ठीक है ना, वहाँ पे हाई प्रेशर वहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है ना। सो विंड्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन इन साउदर्न इंडियन ओशन कैरी मॉइस्चर क्रॉस इक्वेटर मूव टूवर्ड्स लो प्रेशर बेल्ट एंड कॉजेज हैवी रेनफॉल। जो साउथ इंडियन ओशन है, ठीक है, उसके जो हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ से जो विंड मूव करती है इक्वेटर क्रॉस करने के बाद फ्लेक्ट होगी। ये सदर्न इंडियन ओशन का जो हाई प्रेशर विंड्स है, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद कहाँ मूव करेगी, वो
कहाँ मूव करेगी, राइट की तरफ मूव करेगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब वो राइट की तरफ मूव करती है तो अरेबियन सी से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा करेगी, हवा अपने साथ नमी इकट्ठा करती है, ठीक है ना। अब जब ये क्या करेंगे, लो प्रेशर बेल्ट से टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। सो द विंड्स फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ साउदर्न इंडियन ओशियन आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर turns right towards low pressure belt and low pressure belt of Indian subcontinent, okay, and these wind carry moisture and causes heavy rainfall। बात समझ में आ रही है ना कि ये जो विंड होते हैं जब ये राइट की तरफ मूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे तेज़ बारिश होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं अपने यहाँ पे। ये जो साउथ वेस्ट की तरफ आता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है, जिसके कारण हमारे इंडिया में बारिश होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहाँ पर ओरिजिनेट होंगी, साउदर्न इंडियन ओशन के हाई प्रेशर बेल्ट में ओरिजिनेट होती हैं। इक्वेटर क्रॉस होने के बाद ये डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। इंडिया में उस टाइम पे इंडिया के इंडिया के पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट होगा। जब ये इक्वेटर क्रॉस करेंगे तो अरेबियन सी से आएंगे तो अपने रास्ते में पड़ने वाले जो वाटर बॉडीज़ हैं उनसे ये नमी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जब इंडिया के लो प्रेशर बेल्ट में आते हैं ये तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं। हमारे यहाँ मानसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो वो इसी के कारण से होती है। मानसून वर्ड का मतलब ही क्या है, हवा का डिफ्लेक्ट होना है, हवा का रिवर्स होना है। देखिए मानसून वर्ड ना अरबी वर्ड है, हम लोगों के टेक्स्ट बुक के पहले पेज पे ही दिया हुआ है कि मानसून इज एन अरेबिक वर्ड दैट मीन्स मौसम। मानसून वर्ड ड्राइव किया गया है मौसम से, जिसका मतलब मौसम होता है। और मानसून बेसिकली मानसून क्या है, तो मानसून एक सीजनल विंड्स है। हम लोग मानसून को कैसे डिफाइन करते हैं, मानसून इज अ सीजनल विंड। मानसून क्या है, एक सीजनल विंड है जो एक सीज़न में चलती है। वो सीज़न हम लोग कब देखते हैं, जब साउदर्न इंडियन ओशन में हाई प्रेशर होता है, ठीक है, इक्वेटर को क्रॉस करके जब वो लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करता है, बारिश होती है। तो जिस सीज़न में ये होता है वो सीज़न, देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि हवा जो है एक सीज़न में रिवर्स लेती है, हवा रिवर्स हो रही है। तो जिस सीज़न में हवा रिवर्स हो रही है वो मानसून हो गया हमारे इंडिया के लिए। बात समझ में आ गई ना। मानसून वर्ड का मतलब समझ रहे हैं ना कि मानसून एक सीज़न है जिसमें हवा क्या होती है, रिवर्स होती है। ओके, तो हम लोग साउथ वेस्ट मानसून भी समझ गए हैं। तो हम लोग ना साउथ वेस्ट मानसून को डिफाइन कर सकते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून ऐसा विंड है जो सदर्न इंडियन ओशन के हाई प्रेशर जोन में डेवलप होता है। इक्वेटर क्रॉस करने के बाद ये डिफ्लेक्ट होता है, ये मॉइस्चर कैरी करता है रास्ते में पड़ने वाले वाटर बॉडीज से, और लो प्रेशर बेल्ट में टकराने के बाद ये बारिश करता है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के बाद हम लोग देखते हुए चलते हैं अब अपर एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। तो हम लोग ना जब अपर एयर सर्कुलेशन की बात करते हैं कि जो ऊपर में ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी हिस्सों में जो एयर का मूवमेंट होता है वो हमारे इंडियन क्लाइमेट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, तो हम ऐसे देखते हैं कि देखिए जो अपर एयर सर्कुलेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है, वो मेनली डोमिनेट होता है वेस्टर्ली फ्लो से। वेस्टर्ली विंड्स उसको ज़्यादा हमारे इंडिया के ऊपर का जो अपर एयर सर्कुलेशन है, ठीक है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर का जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो बेसिकली डोमिनेट होता है वेस्टर्ली फ्लो से। और इस वेस्टर्ली फ्लो का, इस वेस्टर्ली विंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जेट स्ट्रीम, ठीक है। देखिए जेट स्ट्रीम क्या है हम लोग समझते हैं, जेट स्ट्रीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से भी। तो जेट स्ट्रीम मेनली क्या है ना, ये एक वेस्टर्ली विंड्स है, ठीक है ना। जेट स्ट्रीम ऊपर में एक नैरो बेल्ट ऑफ एयर है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम इज अ नैरो बेल्ट ऑफ एयर दैट ब्लो इन हाई ऑल्टीट्यूड ओवर 12,000 मीटर इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊंचाई वाले रीजन में, ऑलमोस्ट 12,000 मीटर वाले रीजन में एक ना नैरो बेल्ट है एयर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी डेफिनेशन देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। बुक के हिसाब से आप देख सकते हो, जेट स्ट्रीम आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड इन ट्रोपोस्फेयर। इनके जो स्पीड होते हैं ये वेरी करते हैं। समर में इसकी स्पीड होती है 110 किलोमीटर, वहीं विंटर में इसकी स्पीड कितनी हो जाती है,
84 किलोमीटर। ये जो जेट स्ट्रीम होते हैं इनका जो लोकेशन आप देखेंगे तो वो मेनली 27 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। जो जेट स्ट्रीम होते हैं, जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड बिटवीन 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, जेट स्ट्रीम का लोकेशन आप देख सकते हैं। जेट स्ट्रीम के हाइट को आप समझते हैं कि जेट स्ट्रीम जो एयर होते हैं जो वो कहाँ ब्लो करते हैं, मेनली 12,000 मीटर वाले जो रीजन है, 12,000 मीटर की ऊंचाई वाले रीजन में, ट्रोपोस्फेयर में ये ब्लो करते हैं। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम के बाद हम लोग देखते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। देखिए, ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की हम लोग बात करते हैं तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ना इंडिया में विंटर के सीजन में होने वाली वेदर फिनोमेना है। ठीक है, सो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इज अ वेदर फिनोमेना दैट अकर इन इंडिया इन विंटर सीजन बाय वेस्टर्ली विंड्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक वेदर फिनोमेना है, एक मौसम संबंधी घटना है जो विंटर में होती है। कब होती है? विंटर में होती है। और किस लिए होती है? तो जो वेस्टर्ली विंड्स हैं उसके कारण होती है। ये जो वेस्टर्ली विंड्स हैं ये मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, दीज वेस्टर्ली विंड्स ओरिजिनेट इन मेडिटेरेनियन सी। ये जो है ना, ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका प्रभाव इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे होता है। वहीं हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अक्टूबर नवंबर में भी ऑकर होते हैं जो इंडिया के कोस्टल रीजन को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट है तो उसमें एल्टीट्यूड का रोल, ठीक है, लैटिट्यूड का रोल। वहाँ हमने क्या देखा है कि ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल रीजन है। अल्टीट्यूड हमने देखा कि जो हमारे हिमालय के जो ऊंचे माउंटेन्स है वो एक्सट्रीमली विंड से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ सरफेस विंड्स और प्रेशर में हम लोगों ने अपर एयर सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, साउथ वेस्ट मानसून, इन सब का रोल देखा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को अब आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम, अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।